थोड़ा सा ना बायस, पेट्रियार्कल बायस जो है ना अपने मेल एक्टर्स के एफर्ट्स एंड उनकी जो मेहनत के वो हम दिखाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स वगैरह इतने शूट किए जाते हैं। अरे भाई ये भी तो दिखाओ, क्योंकि एज ए सिनेमाटोग्राफर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एडिटिंग टेबल तक पहुंचते पहुंचते आपकी फिल्म के मतलब अगर एडिटर चाहे तो वो काट पीट के एकदम अलग ही फिल्म बना दे उसे। ओ माय गॉड, आपने बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर दी है। हाँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर दी है। मैं ऐसे ही समाज को बदलना चाहता हूँ। घंटा नहीं बदल रहे हो तुम समाज को, वो तुम्हें बहुत बुरा फिल्म मेकर बनाएंगे और तुम्हें ज़िंदगी भर यही लगता रहे कि भाई मैं तो पर अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ, मैं तो दिखाना अच्छी चीज़ें चाह रहा हूँ, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, इंडियन ऑडियंस आर डम्प। नो भैया, इंडियन ऑडियंस आर नॉट डम्प। क्या होता है जब तुम्हारा डर तुम पर इतना हावी हो जाता है कि अब बदन में डर के सिवा कोई और एहसास रहता ही नहीं है। जोरम एक ऐसी कहानी है जो कि आपको दर्शक बनाती है, ये समाज के बनाए हुए नियम कायदे कानून के, ये सामाजिक ढांचों के। और ये सामाजिक ढांचा उतना ही मजबूत है जितने मजबूत आप हैं। अगर आप डरे या फिर आपने अपने समय रहते ही आपने कोई अपनी साइड नहीं चूज़ करी, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, सिंपथाइज़र या एंटी नक्सल, अगर आपने इस समाज में अपनी जगह नहीं तलाशी ना सही समय पे, तो ये सामाजिक ढांचा सीधे आपके ऊपर ही ढहेगा और ये सिर्फ आपको ही नहीं, आपके अपनों को भी ले डूबेगा। देवाशीष मखीजा's film Joram is something to be marveled at. Not only from the point of view of that it's a good film. Of course, it's a great film. It has spectacular writing, it has spectacular acting performance. But something is there for every filmmaker to learn. I welcome you all to my new series Overanalyzing by Abhinav Sharma. I'm a professional filmmaker and a video editor. And today we are going to learn what exactly there it is for every filmmaker in Joram. बसंती इन कुत्तों के सामने मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने रॉन्ग को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। अच्छा है तो भोगले हैं, अच्छा है तो भोसले हैं। जोरम की सिनेमाटोग्राफी अपने में इन द मूवमेंट काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफी है। इन द मूवमेंट काइंड ऑफ सिनेमाटोग्राफी, देखो ऐसी सिनेमाटोग्राफी जहाँ पे किसी भी तरह के स्टाइलाइज्ड फ्रेम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहीं पे भी तुम्हें किसी भी फ्रेम को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ओ ये कितना सुंदर फ्रेम है। वो फ्रेम सच्चाई दिखाएगी, वो वाली सच्चाई नहीं जो कि तुम मेट्रो से अपने आईफोन से तुम सनसेट को खींच के वहाँ पे फिल्टर डाल के कहते हो ब्यूटीफुल सन किस्ड। वो फिल्टर वाली रियलिटी नहीं, वो वाली रियलिटी जो कि टाइम टू टाइम सुंदर भी है पर टाइम टू टाइम बदसूरत भी है। और पता है इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, इसे मैं और तुम रिक्रिएट भी कर सकते हैं ऑन अ वेरी मिनिमल बजट। जिस तरह कॉम्प्लेक्स एंड अनईजी शॉट्स इस पूरी फिल्म में है, उससे साफ पता चलता है दैट दिस फिल्म हैज बीन शॉट इन रियल लोकेशंस। एंड देवाशीष मखीजा के इस इंटरव्यू से साफ पता चलता है कि वो रियल लोकेशन छोड़ के कहीं और शूट करते भी नहीं है। और देवाशीष मखीजा ऐसा डायरेक्टर नहीं है कि वो शूटिंग की सुविधा के लिए वो टॉयलेट को बड़ा कर देगा। बदबू आनी चाहिए, बदबू आनी चाहिए। बट अब सवाल आता है कि अब ऐसी अनईजी एंड कॉम्प्लेक्स शॉट्स को रियल लाइफ लोकेशंस पे किन तरह के कैमरा से एक्चुअली कैप्चर किया गया होगा। ऐसी तरह की सिचुएशन में यू नीड अ कैमरा विच कैन बी वेरी स्टर्डी एंड वेरी हैंडी एट द सेम टाइम। और दूसरा कि लो लाइट एनवायरनमेंट में भी तुम्हारा कैमरा एक अच्छी क्वालिटी इमेजेस निकाले, तो उसके लिए यू नीड अ कैमरा विच हैज़ अ वेरी गुड आउटपुट इन अ वेरी हाई ISO। तो इस तरह कौन से कैमराज अभी अवेलेबल है मार्केट में। जिस तरह के वाइड फ्रेम इस आउटपुट हम इस पूरे फिल्म में देखते हैं, उसको देख के लगता है कि दैट दिस फिल्म वॉज शॉट ऑन अ सोनी वेनिस 2 और सोनी FX3। सोनी FX3 एंड सोनी वेनिस 2 में एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही बहुत ही स्टर्डी कैमरा है। इनफैक्ट सोनी वेनिस 2 के अंदर एक रियल्टो कैमरा एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें मेन बॉडी से आपका जो कैमरा है वो डिटैच हो सकता है, जिसमें आप मेन बॉडी अपने किसी असिस्टेंट को पकड़ा सकते हो और आप खुद एक छोटे से कैमरा को खुद से ऑपरेट कर सकते हो। ये तरह की टेक्नोलॉजी आपकी इस तरह के हैंडी या फिर एक तरह के अनईजी शॉट्स या फिर अनईजी एनवायरनमेंट में ना बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। और दूसरा है सोनी FX3 जो कि एक नॉर्मल DSLR कैमरा से भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी और क्वालिटी इमेजेस का आउटपुट आपको निकाल के देता है। और इसकी सबसे अच्छी दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक डबल सेंसर ISO है जो कि आपको लो लाइट एनवायरनमेंट के अंदर भी सबसे अच्छी आउटपुट क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करके दे सकता है। और तीसरी जो सबसे अच्छी बात है इस कैमरा की
कि ये सबसे इकोनॉमिकल रेट पे तुम पर डे के हिसाब से रेंट भी कर सकते हो। सोनी वेनिस 2 का तो पता नहीं, शायद 30 से 40 हज़ार रुपये पर डे के अमाउंट है उसका। बट सोनी FX3 जिस पे हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में शूट होती हैं, वो तुम सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से तुम रेंट कर सकते हो। तो अगर तुमने अपनी शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का अगर तुमने एक सेट डेडलाइन रखा हुआ है, एक टाइमलाइन सेट किया हुआ है कि प्रोडक्शन इतने से इतने टाइम के बीच में होगा और शायद तुम्हारा शूट सिर्फ 1 या 2 दिन का ही हो, तो तुम बहुत आराम से उन कैमरास पे शूट कर सकते हो जिससे हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में शूट हुई हैं, सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से। और तीसरी चीज़ जो हम जोरम की सिनेमाटोग्राफी से सीख सकते हैं वो ये है द पावर ऑफ हैंड हेल्ड कैमरा टेक्निक्स। देखो, किसी भी शॉट को लेने के कुछ सेट पैटर्न होते हैं। अगर तुम फिल्म मेकिंग सीखते हो तो तुम लोगों ने सीखा होगा कि व्हाट इज़ अ वाइड शॉट, व्हाट इज़ अ मिड शॉट, व्हाट इज़ अ डच एंगल। बट उसके अलावा भी ऐसा कैसे होता है कि वही सिंपल सा फ्रेम, वो सिंपल सा इमोशन जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, वो किसी फिल्म में तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है पर किसी दूसरी फिल्म में बिल्कुल भी हिट नहीं कर रहा। वो ये होता है द स्लाइटली चेंज और स्लाइट वेरिएशन ऑफ एंगल और शोइंग द सेम इमोशन। ये वाली सेम टेक्निक तुम जोकर से सीख सकते हो। जब भी तुम लोग सैडनेस को इमेजिन करते हो तो तुम लोगों ने सोचा होगा कि यार एक मिड शॉट लगा देते हैं, फिर बाद में एक क्लोजअप दिखा देंगे, फिर आंसू का कतरा एक आंखों से गिर रहा होगा तो उसका एक क्लोजअप शॉट ले लेंगे। पर ये वाला एंगल, क्या तुमने कभी ये वाला एंगल सोचा था? क्या तुम ऐसा एंगल एक शूट करोगे? तुमने सोचा नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे सीन्स ना इस फिल्म में भी होंगे जो कि बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड एक पॉइंट तक तो होंगे कि हाँ, हम एक मिड शॉट ले लेंगे, फिर हम एक क्लोजअप ले लेंगे, फिर हम एक डच एंगल ले लेंगे, फिर हम ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। बट ये जो इमोशंस इवोक करना है वो एक अनकन्वेंशनल एंगल से आता है, कि जहाँ से आपकी आंखों को आदत ही नहीं है कि अरे ये वाला सीन या फिर ये वाला इमोशन मैं ऐसे कैसे देख रहा हूँ। और ये तब होता है जब आप अपने कैमरा एंगल के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप अपने वाइड एंगल में होते हो बट आप कोशिश करते हो कि आपका कैमरा थोड़ा इस तरीके से टिल्टेड हो या उस तरीके से टिल्टेड हो कि दूसरी एक एस्पेक्ट है, कोई दूसरी एक चीज़ उस फ्रेम के अंदर दिख जाए जो कि सरियलिज्म या सिंबॉलिज्म का एक्ट कर सकता है। तुम आप जब भी अपनी क्लोजअप के शॉट में हो तो तुम ये देख सकते हो कि अच्छा, क्या क्लोजअप वाले शॉट में क्या मैं पूरा चेहरा दिखाऊं या सिर्फ आधा चेहरा दिखाऊं? अगर दिखाऊं तो क्या मैं ऐसे दिखाऊं या फिर मैं अपनी स्क्रीन को या फिर अपने फ्रेम को ही ऐसे टिल्ट कर दूं? इस पूरी फिल्म में ना ट्राइपॉड सारे के सारे ना सड़ गए होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म तो हैंड हेल्ड ही है। जो कि इस पूरी फिल्म का जो नेचर है ना, भागता हुआ एक अनईजीनेस, नेवर स्टॉपिंग, देयर नेवर रेस्टिंग, वो वाला इमोशन ना इवोक करने के लिए ना हैंड हेल्ड कैमरा होता है ना, बहुत अच्छा होता है कि वो जो हल्का सा शेकीनेस है ना, वो आपको इनटू द मोमेंट रखता है। वो आपको एक तरह का ना ऐसी फीलिंग देता है कि इट इज स्टिल रनिंग। पीपल, दिस लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी विच कुड बी टैप्ड ऑन, there's something of an anxiety in this scene। तो आपका जो ये फ्रेम है ना, थोड़ा थोड़ा ना ऐसा शेकी सा होता है। आपके जो फ्रेम्स हैं या फिर आपका जो फ्रेम है वो कन्वेंशनल फ्रेम नहीं है, वो एक अलग सा फ्रेम है। ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंटेशन से सीख सकते हो। तो आपको इसके लिए करना ये है कि जब भी आप अपनी नई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री आप शूट कर रहे हो, तो जब आपने सारे कन्वेंशनल शॉट ले लिए, उसके बाद आपने अपना कैमरा उठाया और अपने एक्टर के साइड में आप जाके बैठे और आपने वापस से सीन परफॉर्म करना चालू किया। फिर आप हल्का हल्का अपना कैमरा शिफ्ट करके देख रहे हो कि अच्छा, क्या ये वाला सीन ऐसे सही बैठ रहा है, कि ये वाला सीन ऐसे सही बैठ रहा है, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे सही बैठ रहा है। इससे होगा ये कि आपको नए नए तरह का ना वेरिएशन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लाइटिंग को चेंज करने का आइडिया आपको और अच्छे से मिल सकता है। सो नेवर बी टू रिजिड ऑन सेट। एक्सपेरिमेंटेशन का रूम हमेशा रखो, हर शॉट में एक्सपेरिमेंटेशन का एक रूम रखो। फिर सिनेमाटोग्राफी का आता है दूसरा एस्पेक्ट, लाइटिंग। इस पूरी फिल्म की लाइटिंग को एज रियल एज पॉसिबल रखने की कोशिश की गई है। इसका एग्जाम्पल तुम इस वाले सीन से लगा सकते हो। यहाँ पे देखो कि फूलो कर्मा के घर में जो एक लाइट है वो हैलोजन वाली लाइट नहीं है, वो वाइट लाइट है। पर हम लोगों ने तो यही इमेजिन करा था कि गांव जब भी दिखाएंगे तो फिर बाद में वो डिमली लाइट हैलोजन बल्ब्स होंगी, जिसके सामने बूढ़ी कैटरैक्ट वाली माँ होंगी, वो बैठ के ऐसे देखते होंगे, रोशनी आज बर्फ गिरने वाली है। बच्चे जुगनू में धागा बांध के अपनी पढ़ाई करते होंगे। पर सच्चाई ये है कि शहरों से ज़्यादा
इनफैक्ट गांव में सोलर पावर्ड इक्विपमेंट्स हैं एंड सोलर पावर्ड लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इस सीन में दिखाया गया है कि झारखंड के अब हर गांव में ऑलमोस्ट हर जगह लोग सोलर पावर्ड लैंप्स का इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट फर्स्ट सीन में भी दसरू को फूलो कर्मा यही वाली लाइट तो गिफ्ट करती हैं। This was nice to see that the makers have actually cared to show the realistic side of the villages that we often do not see. We still think that our villages are back in the 1900s, whereas the cities are somewhere in the 2025, 26 जहाँ पे लोग एकदम अल्ट्रा मॉडर्न ही हैं, अलग ही लेवल पे अल्ट्रा मॉडर्न है। पर हमारे गांव हमारे वहीं 19वीं सदी में कहीं फंसे हुए हैं। हम लोग ये सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको अपने इमोशंस को इवोक करने के लिए लाइटिंग के इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि वार्म लाइट्स होप को रिप्रेजेंट करती हैं, कूल लाइट्स बेसिकली आपकी डलनेस एंड सैडनेस को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सही तरीके से अपनी स्क्रिप्ट की सच्चाई को उभार कर सामने लेकर आते हैं तो नो मैटर आप कौन सी लाइट इस्तेमाल करें, आप वो वाला इमोशन इवोक कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट में सच्चाई है, अगर आपके किरदार सच्चाई दिखा सकते हैं, तो शायद आपकी लाइटिंग में कौन सा कलर हो इतना मायने नहीं रखता। तो आपको वो जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ता है ना एक RGB लाइट रेंट करने में, आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। द एडिटिंग ऑफ दिस फिल्म इज समथिंग which does not try to make things look very fast paced या cool. What it tries to do is try to bring out the contrast of situation or how the same people or how the same place is looked differently by different people. जैसे कि दसरू का क्या एक्सपीरियंस है बिहार को लेके, जो कि उसके लिए अब काफ़ी आधुनिक हो चुका है, वही सेम बिहार का एक्सपीरियंस रहा है अब रत्नाकर के लिए। ये वाली चीज़ का कॉन्ट्रास्ट पुल आउट करना, ये काम एडिटिंग टेबल पे बहुत ही बाखूबी तरीके से डिसाइड किया गया था कि जो सिचुएशन का कॉन्ट्रास्ट है वो एक्चुअली में अच्छे से ब्रिंग आउट करके लाया गया है इस पूरी फिल्म में। और सिर्फ यही नहीं, कॉन्ट्रास्ट इन सिचुएशन ऑल्सो, कैसे एक बड़ा ही हैप्पी सा चीज़ कैसे बड़ी जल्दी से एक डरावने सीन में बदल सकता है, या कैसे एक डरावना सीन बहुत ही प्यारे से सिचुएशन में जा सकता है। द वेरी कॉन्ट्रास्ट, कैसे एक स्थिर स्थिति एक अस्थिर स्थिति में बदल जाए, ये चीज़ का जो कॉन्ट्रास्ट है, ये वाला कॉन्ट्रास्ट एडिटिंग में निकाला गया है। इसको स्टडी करने के लिए हम पहला वाला सीन ही देख के चलते हैं। ओपनिंग सीन, दसरू और उसकी वाइफ वानो दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, शायद थोड़ा थोड़ा नशे में भी हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पर अचानक से वानो स्विंग करते करते फ्रेम के बाहर गई और फिर लौट के नहीं आई, वो वहीं पे रुक गई और जो कैमरा है वो पेड़ की तरफ अटका हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि कैसे एक खुशी का सीन, खुशी का माहौल एक डिप्रेसिंग सी फीलिंग दे के चला जाता है आपको। अब यहाँ पे बेसिकली जो सिनेमाटोग्राफर होगा उन्होंने तो बहुत तरह के शॉट्स लिए हुए होंगे। उन्होंने फिर बाद में एक एंगल ये भी लिया होगा कि दसरू के एंगल से होगा जहाँ पे वानो ऐसे स्विंग करके आगे पीछे जा रही है। एक ऐसा शॉट होगा जो कि दूर से इस्टेब्लिशिंग शॉट होगा जहाँ पे वो पेड़ होगा, दसरू नीचे बैठा हुआ होगा, जहाँ पे वानो ऐसे स्विंग कर रही होगी। वो सारी चीज़ें एक फ्रेम में आ रही होंगी। दैट वुड हैव बीन द वाइड शॉट। बट यहाँ पे कौन से सीन को रखा गया है जो कि उनके क्लोज में है, जहाँ पे कैमरा मूवमेंट में है। दसरू के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाया, बस स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है इस सीन को कि वानो के पर्सपेक्टिव से दसरू कैसा दिख रहा है अभी। क्योंकि ये जो कहानी है मेजॉरिटी में ना दसरू के ऊपर ही फोकस करने वाली है और ये पहली और आखिरी बार है जब आप दसरू को हंसते हुए देख रहे हो। जहाँ पे आप दसरू को खुश देखते हो, उसके बाद दसरू को आप खुश नहीं देखते हो, दसरू को आप सिर्फ परेशान देखते हो। तो यहाँ पे ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि दसरू कैसा दिख रहा है। और जो एक इंटीमेट स्पेस होती है ना एक मियाँ बीवी की, उसको एकदम जल्दी से इस्टेब्लिश करना है, जल्दी से दिखाना है, ताकि आप, क्योंकि ये जो कहानी है ना ये कैरेक्टर्स के बारे में, ना कि उस जगह या फिर उस एनवायरनमेंट के बारे में। ये कहानी उसके ऊपर ही कैसे आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करता है, ना कि द ब्यूटी ऑफ दैट वेरी प्लेस, द सेरेंडिपिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। सो इसमें एडिटर हैव चोज to actually keep only the close shots and very less of these wide and establishing shots.
इनफैक्ट पूरी फिल्म में भी ये जो वाइड एंड एस्टैब्लिशिंग शॉट्स है बहुत कम रखे गए हैं, बहुत गिन चुन के रखे गए हैं. इफ द एडिटर वुड हैव चोज टू कीप ऑल दीज वाइड शॉट्स या फिर ऑल दीज एस्टैब्लिशिंग शॉट्स वेयर मोर ऑफ दिस एनवायरनमेंट वॉज कैप्चर्ड, देन दिस मूवी वुड हैव टर्न्ड इनटू समथिंग लाइक दिस और दिस. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जोरम ZNMD में बदल जाती, पर मैं ये कह रहा हूँ जस्ट वेरी बीट्स ऑफ द फिल्म वो चेंज हो जाती. और इस पूरी फिल्म की जो बीट्स है ना, वो ये कि कैरेक्टर्स की एंजाइटी दिखाना है, ना कि वो एनवायरनमेंट दिखाना है. तो वो आपको हमेशा इंग्रॉस रखेगी, बीइंग वेरी मच ऑन योर टोज, बीइंग वेरी मच पैंटिंग. मतलब एक पॉइंट पे तो मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो भी हाफ रही हो, आपको वो वाली फीलिंग देनी है. तो जोरम से हमें एडिटिंग लेसन क्या मिलता है, दैट द बीट्स ऑफ अ फिल्म या द रिदम ऑफ द फिल्म इज नॉट ओनली डिसाइडेड बाय व्हाट you choose to show in your frame, but also what you do not choose to show. मान लेते हैं अगर वो वाइट शॉट्स दिखा देता तो वो शायद एक फिल्म की टोन ही बदल सकती थी, बट यहाँ पे वैसे तरह के शॉट्स ही नहीं रखे गए हैं. शूट पक्का किए गए होंगे, इतना मैं श्योर हूँ, क्योंकि एज ए सिनेमाटोग्राफर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एडिटिंग टेबल तक पहुँचते पहुँचते आपकी फिल्म के मतलब अगर एडिटर चाहे तो वो काट पीट के एकदम अलग ही फिल्म बना दे उसे, या एकदम अलग ही चीज़ बन जाए. एक फिल्म या एक ही फुटेज से कितनी तरह की फिल्में बन जाए. तो एज ए सिनेमाटोग्राफर, एज ए डायरेक्टर, इट्स योर जॉब टू गेट मैक्सिमम शॉट्स, बट एज एन एडिटर इट इज़ योर जॉब टू कीप द ऑडियंस इन्वेस्टेड इन द स्क्रिप्ट, नॉट इन द विजुअल्स. विजुअल्स की खूबसूरती में आपको डूब नहीं जाना है. तो आपको ये देखना है कि जब आपने अपनी शॉर्ट फिल्म या फिर आपने जब अपनी डॉक्यूमेंट्री जब भी आपने जैसे भी आपने काटी, उसके बाद वापस आपको स्क्रिप्ट उठानी है और देखना है कि ये जो मेरा एडिट है क्या ये मेरी स्क्रिप्ट से अलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है. वो जो इमोशन, वो जो ब्रैकेट्स के अंदर एक सब टेक्स्ट लिखा जाता है, वो जो इमोशन लिखा जाता है ब्रैकेट्स के अंदर, क्या वो वाला इमोशन पोर्ट्रे हो रहा है आपकी एडिटिंग से. तो उसमें क्या ऐड किया जा सकता है और क्या हटाया जा सकता है, ये देखना होता है एज एन एडिटर. इसको और अच्छे समझने के लिए ये वाले दो सीन्स को हम कंपेयर करते हैं. यहाँ पे देखिए कि जोरम में और फैन में दोनों में ही हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे पुलिस लगी हुई है. दोनों के दोनों पुलिस से भाग रहे हैं. दोनों के पास वही छोटी सी पतली सी जगह है अपने आप को पकड़ने के लिए. वो वहीं पे ही दौड़ रहे हैं, वहीं पे कैमरा भी दौड़ रहा है. बट आप देखिए कि इसका एडिटिंग पैटर्न कैसा है और इसका एडिटिंग पैटर्न कैसा है. तो जिस तरह का सेट आपका जोरम में बनाया गया, उसी सिमिलर काइंड ऑफ सेट आपका फैन में भी बनाया गया होगा. बट द वेरी चॉइस ऑफ शॉट्स which were kept in this scene and in this scene just changes the very rhythm of the scene, just changes the very rhythm of the film. कि यहाँ पे आपका जो कैमरा है वो ट्रेन के बाहर भी चला जाता है, वो बाहर से भी आपको एक दो बार दिखा देता है कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे एक्ट कर रहा है. पर आप यहाँ जोरम में देखिए पूरा टाइम जो आपका कैमरा है वो एकदम ट्रेन के अंदर ही है, और जितनी छोटी सी और पतली सी जगह में अगर आपका वो दसरू जा रहा है, उतनी छोटी सी पतली जगह में आपका कैमरा भी जा रहा है. वो जो स्पेशियल अवेयरनेस है जो फैन में है वो बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे SR के अलग 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 ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए जा रहा है, रादर देन दसरू वो सिर्फ भागता जा रहा है, उसको बस अपनी जान की पड़ी है. ये स्पेशल अवेयरनेस वाले शॉट आपके जोरम में भी रखे होंगे, शूट तो किए ही गए होंगे, बट उसके बावजूद भी इसको आपने फिल्म में नहीं दिखाया. वो इसलिए क्योंकि जब वेरी स्पेशल अवेयरनेस ऑफ दीज टू फिल्म्स डिसाइड द वेरी रिदम ऑफ दीज टू फिल्म्स. दोनों ही चेस सीन है, दोनों ही ट्रेन में है, पर दोनों को दिखाने का तरीका बहुत अलग, दोनों की एडिटिंग पैटर्न बहुत अलग. और इस तरह की एडिटिंग करने के लिए बेसिकली आपको एक बार जब आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट निकाल लिया, उसके बाद आपको फर्स्ट ड्राफ्ट अपना देखना है और देखना है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है ना, उस स्क्रिप्ट में जो ब्रैकेट्स के अंदर जो इमोशन लिखे हुए हैं, क्या आपकी एडिटिंग वो वाली चीज़ निकाल पा रही है. डायलॉग तो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, वो जो बोला जा रहा है वो तो आपके एडिट में सुनाई दे ही रहा है, बट वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई हैं चीज़ें, वो जो इमोशन पोर्ट्रे किया गया है, वो जो उस पेज का जो पूरा एक सार है, क्या वो आपके एडिट में उस 1 मिनट के अंदर नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा. और फिर आपको उस हिसाब से वापस से री एडिट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको आप कहेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट. और उस फर्स्ट ड्राफ्ट के बाद आप डायरेक्टर के साथ में बैठेंगे और फिर डायरेक्टर और आप मिलके पूरी फिल्म को एडिट करेंगे. बेहतरीन काम मनोज वाजपेयी की. अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ इस फिल्म की, तो बेहतरीन काम, बेहतरीन 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 काम. कैसे बेहतरीन काम? क्योंकि मनोज वाजपेयी कुछ सीन्स के लिए दसरू नहीं थे,
जहाँ पे आप कुछ सीन्स में ये देख के नहीं बोल सकते हो कि अरे वाह यार, मनोज वाजपेयी ने ये वाला सीन ऐसे कैसे परफॉर्म किया होगा, ये वाला सीन कैसे परफॉर्म किया होगा, ये वाले सीन में तो ओ माय गॉड। मनोज वाजपेयी पूरी फिल्म में दसरू थे। वो किसी एक सीन के लिए दसरू नहीं थे, वो पूरी फिल्म में दसरू थे। पर दसरू है कौन? दसरू एक डरपोक इंसान है। दसरू एक ऐसा डरपोक इंसान है जो कि कभी चुन नहीं पाया उसे क्या चाहिए। नक्सलियों के साथ जुड़े रहना है, पर नक्सलियों की तरह उसको कट्टरवादी नहीं बनना, वो उसे छोड़ के बम्बई आ जाना, समाज के उस हिस्से में आ जाना जहाँ पे आप बेसिकली सामाजिक तरीके से चलना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, बच्चे पालना चाहते हो, सामाजिक ढांचे में आप अपने आप को ढालना तो चाहते हो, पर मुसीबत आते ही उस पर ही आप भरोसा नहीं करना चाहते हो। आप पुलिस के पास जाके उन्हें बताते नहीं हो कि देखो मेरी बीवी को मार दिया इन लोगों ने, क्योंकि आपको अपने सामाजिक ढांचे पे आपको भरोसा नहीं, आप उससे भी डरते हो, आप पुलिस से भी डरते हो, तो आप वहाँ से भी भागते हो। भाग के किसके पास आते हो आप? अपने ही बीवी के कातिल के सामने आप भीख मांगते हो कि बस उनको छोड़ दे, उसकी बच्ची को जीने दे। एक ऐसा डरा हुआ इंसान, जो कि डरा हुआ इंसान तब नहीं था जब वो झारखंड छोड़ के बम्बई आ गया था। ना 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 ना, उसका डर वहीं से नहीं चालू हुआ, उसका डर पहले भी था। इस वाले सीन में देखिए, यहाँ पे वो जोर से कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, वहाँ पे भी वो अपनी बीवी के कान में बोल रहा है, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है। पर एक ऐसा डरपोक इंसान जिसको ज़िंदगी एक हिम्मती काम करने के लिए चुनती है, अपनी बच्ची के जान की रक्षा करना, एक ऐसे राक्षस से जो उसके पीछे अपने बुरे कर्मों के साए से छुपाने की कोशिश करना अपनी बच्ची को। ये चीज़ मनोज वाजपेयी ने दिखाई है थ्रू आउट द फिल्म, और इसलिए उनकी एक्टिंग इतनी खूबसूरत है। पर ओ माय फकिंग लॉर्ड, हम क्यों नहीं बात कर रहे स्मिता तांबे के बारे में? क्यों नहीं बात कर रहे? मुझे तो समझ में नहीं आता है। स्मिता तांबे ऐसी रोज़ दिखती हैं, और वो ऐसी दिख रही थी इस फिल्म के अंदर। हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ये हम दंगल ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं, हम वॉर में बॉडी कितनी बढ़िया बना ली, ऋतिक रोशन ने इसकी बात कर ली, ऋतिक रोशन ने बिहारी सीख ली, भोजपुरी सीख ली, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर स्मिता तांबे एक हार्डकोर महाराष्ट्रियन एक्ट्रेस, वो एक ट्राइबल वुमन फ्रॉम झारखंड एक्ट कर रही हैं, और इतनी बाखूबी से एक्ट कर रही है वो, मतलब मेरे को बहुत बुरा लगता है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ना बायस, पेट्रियार्कल बायस जो है ना, अपने मेल एक्टर्स के एफर्ट्स एंड उनकी जो मेहनत के वो हम दिखाते हैं, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उसके बिहाइंड द सीन्स वगैरह इतने किए जाते हैं। अरे भाई ये भी तो दिखाओ। ये है एकदम कातिल एक्टिंग, इसे कहते हैं भाई। मतलब कैसे एक ताकतवर इंसान बंद दरवाज़ों के पीछे चार दीवारी में कितना कमज़ोर हो सकता है, वो वाली एक्टिंग, वो वाले इमोशन पोर्ट्रे करना, लिंग्विस्टिकली जिस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन स्मिता तांबे ने इस फिल्म के अंदर दिखाया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल। अनडाउटेडली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। येस, आई हैव अ बायस, आई वुड गो टू एन एक्सट्रीम टू से दैट स्मिता तांबे इज इवन बेटर एक्टर। इनफैक्ट उनको अब एक्ट्रेस वाली लीग में भी करके नीश नहीं करना चाहिए। ऑन अ वेरी जनरल टर्म, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री। उनको और क्यों नहीं देख रहे हैं हम लोग इस इंडस्ट्री में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब दिमाग खराब कर देने वाली बढ़िया एक्टिंग है भाई, बढ़िया, कहते ना प्योर। स्मिता मैम, अगर आप ये वीडियो कभी देखती हो गलती से, आप प्लीज़ सिखाओ लोगों को कैसे एक्टिंग की जाती है, प्लीज़ सिखाओ। और जो इस फिल्म के दूसरे मुख्य किरदार थे ज़ीशान आयूब, जो कि रत्नाकर का रोल निभाते हैं, उन्होंने भी अपने जो गिने चुने उनके जो कैलकुलेटेड डायलॉग्स उनको दिए गए थे, जहाँ पे उनका रोल था सिर्फ एक दर्शक बनना अपने हालातों का, उसका रोल उन्होंने बाखूबी निभाया। कम डायलॉग्स होने के बावजूद भी सिर्फ उनकी वो आंखों में जो क्यूरियोसिटी थी, एक स्ट्रेंजनेस थी, वो जो स्ट्रेंजनेस से देख रहे थे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये अभी भी ऐसे ही रहता है। वो एक हल्का सा तो एक दिखता है ना कि वो हल्का सा एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, हल्का सा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो दिख रहा था। वो बहुत अच्छे से दिखाया ज़ीशान आयूब ने, एंड ही हैड डन अ स्प्लेंडेड जॉब। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं वेयर वी एक्ट दैट
वी आर वेरी स्ट्रेंज टू दैट एनवायरनमेंट। जैसे कि आप पहली बार गांव जाने का एक्सपीरियंस होता है, तो पहली बार गांव जाने के एक्सपीरियंस में ना कहीं हद तक तो एक स्ट्रेंजनेस है कि अरे ये लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बट उसके ऊपर जो एक लेवल ऑफ एक्टिंग होती है ना, जहाँ पे आप हल्के से डिस्कनेक्टेड एक्ट करते रहते हो अपने आसपास के लोगों से कि अरे ये कैसी जगह है, ओ इट इज़ सो स्ट्रेंज। वो जो एक सुपरफिशियलिटी ऑफ एक्टिंग होती है ना, जो आप गाँव में जाके पहली बार दिखाते हो सबको कि मुझे कितना स्ट्रेंज लग रहा है इधर आकर, या मैं कितना स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ इधर आकर, वो सुपरफिशियलिटी है। वो जो सुपरफिशियलिटी की जो एक्टिंग करी है ना ज़ीशान अयूब ने, वो बहुत ही खूबसूरत है। टू एक्ट लॉस्ट इवन विदाउट नॉट बीइंग दैट लॉस्ट, नाउ दैट इज अ मार्क ऑफ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी वेरी गुड एक्टर। कास्टिंग तो मतलब बहुत ही ऑन पॉइंट करी है। इनफैक्ट जितने भी किरदार हैं इस पूरे फिल्म में, काश हम उन्हें और देख पाए। एंड स्मिता तांबे, पर जोरम की एक्टिंग से आप क्या सीख सकते हो? देखो, एज अ डायरेक्टर या एज अ राइटर, जब भी आप अपने कैरेक्टर की एक स्टडी बनाते हो, जब भी आप अपने कैरेक्टर को लिखते हो, तो आपको उसका एक कोर इमोशन पता होना चाहिए। जैसे कि एक ऐसा इमोशन जो कि उसकी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करे। वो उसकी रोज़मर्रा की बात करने में भी पता चले, वो उसकी रोज़मर्रा की मतलब कहते हैं ना डेली एक्टिविटी में भी नज़र आए, वो उसकी कहीं ना कहीं रोज़मर्रा के ना फिलॉसफी, जीने के तरीके में ही वो एक इमोशन रिफ्लेक्ट करता रहे, कि उसके जीने के तरीके में ही वो एक कोर इमोशन बन के आया हुआ है। तो ये होता है कि जब भी वो एक्टर होता है ना, जब भी वो एक सीन में होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यार मैं क्या करूं, तो उसको उस कैरेक्टर का कोर इमोशन पकड़ में आ जाना चाहिए, जो कि आपने लिख रखा होता है या फिर आपने अपने एक्टर को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि यार इस कैरेक्टर का कोर इमोशन तो एक्चुअली में ये है। इस फिल्म में भी जो कोर इमोशंस थे कैरेक्टर के, जैसे कि दसरू का कोर इमोशन था डर, फूलो कर्मा का था इमोशन लोनलीनेस, बिखरा हुआ कि उसकी ज़िंदगी सब जा चुका है। उसके रिवेंज भी एक तरह का ना बदला नहीं है कि मैं बदले की आग है मुझ में, मैं काट के रख दूंगी, नहीं, लोनलीनेस, अधूरापन है, उस अधूरेपन के कॉम्पनसेशन में वो बदला ले रही है। तो एक डरे हुए इंसान का रोना और एक लोनली इंसान का रोना, वो बहुत अलग तरह का रोना हो सकता है, वो बहुत अलग इंटेंसिटी पे रोना हो सकता है। अगर एक लोनली इंसान अपने आप को दुनिया में बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगा तो बहुत अलग तरीके से स्ट्रांग बनने की कोशिश करेगा, बट एक डरा हुआ इंसान स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करेगा तो बहुत अलग तरीके से एक्टिंग करेगा। वैसे ही इंस्पेक्टर रत्नाकर का जो इमोशन है, कोर इमोशन है, ड्यूटीफुलनेस का है, कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है, ठीक है। इसलिए वो एक ऑलमोस्ट बहुत ही मतलब कैलकुलेटेड वर्ड्स हैं उसके पास कि ठीक है ये सॉरी हाय, मुझे पता है पूरा पीछे का सेटअप भी चेंज हो चुका है, मेरा लुक भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, कपड़े बदल चुके हैं मेरे, कॉज जो मेरे पास जो ओरिजिनल फुटेज थी उसका जो ऑडियो है वो पूरा पूरा उड़ गया था। तो अब मैं वापस से रीशूट मार रहा हूँ इसको, वो भी आफ्टर मोस्ट ऑफ द एडिट दैट आई हैव डन सो फार, उसके बाद मैं इसको वापस से रीशूट कर रहा हूँ। तो एनीवे लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स थे इस पूरे फिल्म के, उनका कोई ना कोई एक कोर इमोशन था, ठीक है। अभी हमने लास्ट बात करी कि जो ज़ीशान अयूब के अंदर जो एक कोर इमोशन था वो ड्यूटीफुलनेस का था। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डायलॉग्स बोल रहे हैं ना, उसका और जो भी उसका कोर इमोशन है, वट एवर द वे ही इज़ लुकिंग एट द होल सिचुएशन इज़ आउट ऑफ सीइंग दैट दिस इज़ माई ड्यूटी, आई एम वेरी न्यूट्रल टू दिस थिंग, ठीक है। आई हैव टू फॉलो अ प्रोटोकॉल एंड माई प्रोटोकॉल सेज दैट आई नीड टू कैप्चर दसरू, ओके, अलाइव. I do not have to kill him, I do not have to shoot him, I have to make sure that there is a baby along with him and I do not want to harm the baby. So that's what the protocol says. Fine. This is the same thing that you and I as filmmakers need to understand. अब मैं पहले समझा देता हूँ कि ऑन एक्टर्स लेवल तुम्हें क्या सीखना चाहिए, ठीक है। जब भी तुम एक सेट पे होगे ना, तो तुम्हारे पास कोई बहुत टाइम नहीं होगा कि तुम हर चीज़ को बैठ के बहुत एनालाइज कर पाओ। देयर वुड बी चांसेस कि तुम्हें कोई ना वहाँ पे ना मतलब एक्सप्लेन नहीं करेगा चीज़ें कि इस सीन को कैसे करे, इस सीन को कैसे करे, इस सीन को ऐसे करे। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि तुम एक लाइन पढ़ोगे और तुमको लगेगा कि ठीक है यार, लेट मी जस्ट फाइंड व्हाट इज़ द इमोशन व्हेन दिस लाइन इज़ बीइंग सेड, बट हाउ डू यू रियली गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर is to truly understand what is the core emotion of that character. हर कैरेक्टर का अपना एक कोर इमोशन है भाई। दसरू का है कि भाई वो डरा हुआ है, वो अस्थिरता में है, हर चीज़ से डरा हुआ है। फूलो कर्मा है, वो लोनली है अंदर से।
तो उसका गुस्सा होना, उसका अपनी चीज़ों को व्यक्त करना, हर चीज़ के पीछे उसका डोमिनेट भी करेगी ना, तो अ लोनली पर्सन वुड डोमिनेट इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है, रादर देन अ predominantly who is a dominant person would dominate differently rather than a person who is actually lonely. They will actually try to dominate or try to portray the very act of domination very differently. So you need to understand as an actor कि ये जो कैरेक्टर है इसका कोर इमोशन क्या है, ताकि जो भी तुम्हें डायलॉग दिया हुआ, चाहे वो 1 पन्ने का हुआ चाहे वो 2 पन्ने का हुआ, तुम सीधे उसका कोर इमोशन समझ जाओ. और जैसे ही तुमने वो कोर इमोशन अपना क्रैक कर लिया तो ना फिर डायलॉग्स का फ्लो ना बहुत आराम से आता जाएगा तुम्हारे अंदर. और जब तुम इम्प्रोवाइज भी करोगे ना तो वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगेगा कि यार ये क्या इमोशन है भाई, ये डायलॉग कुछ और, इमोशन कुछ और, ये पहले वाले सीन में कुछ और इमोशन में था, अभी ये किसी और इमोशन में. तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी. तो एज एन एक्टर इट इज़ योर जॉब टू अंडरस्टैंड दैट कोर इमोशन ऑफ अ कैरेक्टर. एंड एज अ डायरेक्टर what you need to do is that you have to instruct your actors that what is that core emotion of that very character. Somehow it should be written in your script, like even in terms of subtext which is written na. So you have to make sure that your actors can actually understand what is the core emotion of that character, ताकि अगर मान लेते कोई एक ऐसा दिन हुआ कि यार नहीं आ रहे इमोशन, अंदर से नहीं आ रही है फीलिंग, एक्टर भी यार 1 टेक हो गया 2 टेक हो गया नहीं आ रही है फीलिंग, तो उसे याद दिलाओ कि भाई ये है कोर इमोशन, तुम एक्चुअली में अंदर से डरे हुए हो, ठीक है. अब एक डरा हुआ इंसान कैसे रोमांटिक प्ले कर सकता है, एक डरा हुआ इंसान कैसे गुस्से में एक्ट कर सकता है, तो ये वाली चीज़ तुम्हें वहाँ बैठ के उसे समझानी पड़ेगी. इनफैक्ट क्या होता है, मैं जैसे एक फिल्म बनाता हूँ, ठीक है, मान लेते तुम भी एक फिल्म बना रहे हो, तो क्या होता है कि एक डायरेक्टर बैठा होता है, एक एक्टर बैठा होता है, देयर इज अ मोमेंट बिफोर द शॉट वेरी यू एज अ डायरेक्टर पुट योर एक्टर्स इन अ जोन, ठीक है, कि तुमने उनके साथ आंख बंद करके मेडिटेशन करा वगैरह, तो जो आप पूरा नरेट करते हो दैट यू टेक देम थ्रू अ फ्लो, ठीक है, कि तुम्हारे साथ ये फील हो रहा है, अब ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, तुमने इस सिचुएशन में ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, तो इस वजह से इस सीन में तुम ऐसे एक्ट करोगे, तो वो आपको पूरा एक स्किन में उतारते. तो एज अ डायरेक्टर वो जो मूवमेंट होता है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर एक्टर, व्हेन यू आर गाइडिंग देम, वो जो मूवमेंट होता है जब तुम बैठ के उन्हें एक मेडिटेटिव प्रोसेस में लेकर जाते हो, तो वहाँ पे वो तुम्हें कोर इमोशन उन्हें पकड़ा के दे देना है कि भाई तुम डरे हुए इंसान हो, तुम्हारे साथ ये हुआ, तुम्हारी बीवी को मार दिया, तुम्हारे गोद में एक बच्ची है, तुम्हारे पीछे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन पड़ा है और पुलिस तो है ही है, अब एक्ट करो, अब समझो इस सिचुएशन को. तो ये वाली चीज़ जो आपकी फिल्म है ना, उसको वो 10-20 टाइम्स बेटर कर देगी. बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही होती है, वो एमेच्योरिश लगती क्यों है. It's not because of the camera that you are using or maybe sync sound is an issue. Sync sound is an issue. Okay, first of all, अगर तुम एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, you cannot screw up your sound. ठीक है? Again, disclaimer, बड़ा भाई, do not fuck with sound. And after that, you have to nail your acting. And mostly short films के अंदर जो amateur short films होती हैं ना, उसके अंदर गंदी acting होती है. Except जो मैंने बनाई है. लैंड ओके, उनमें भी थोड़ी सी एमेच्योरिश एक्टिंग है यार, आई हैव टू एडमिट. बट मोस्टली मेरे को एक एडवांटेज ज़्यादा क्यों मिला, मैं खुद थिएटर से आया हूँ, तो मुझे पता है कि यार एक एक्टर को जोन में कैसे डालना होता है, कैसे मेरे डायरेक्टर्स ने मेरे को जोन में डाला था. एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बेसिकली वही होती है जहाँ पे आपके कैरेक्टर्स ना मतलब डायलॉग्स को ना समझ रहे हैं. ये होता है, ये नहीं होता कि वो डायलॉग्स बोल रहे तो गुस्से वाला डायलॉग गुस्से में बोल दिया, इमोशनल वाला डायलॉग आंसू टपकाते बोल दिया. नहीं, वो कैरेक्टर जब जैसा हंसता है वह वैसा ही रोता भी है. वो कैरेक्टर के हिसाब से तुम्हारा एक्टर रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उस दुनिया में अपने आप को इमर्स कर रहा है. और तभी हो सकता है जब आप अपने ना एक्टर को इंस्ट्रक्ट करोगे सही से कि भाई तुम्हारा कोर इमोशन ये है और इस कोर इमोशन को तुमको ऐसे कैरी फॉरवर्ड करना है. इसके लिए आपको अपने बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके कैरेक्टर्स का कोर इमोशन क्या होना चाहिए. एंड यू हैव टू बिफोर एवरी शॉट, प्लीज़ कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाओ, एज अ डायरेक्टर योर जॉब इज़ नॉट टू गेट द बेस्ट, यू नो, विजुअली वो कितना सुंदर लग रहा है, वो आपकी सिनेमाटोग्राफी टीम का पार्ट है, वो आपके सिनेमाटोग्राफर्स डिसाइड करेंगे. अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो तो वो आप अकेले से या तो अपने किसी दूसरे दोस्त वोस्त को बैठ के वो पूरा सीन सेट कर लो, उसके बाद यू हैव टू गिव टाइम टू योर एक्टर
कि आपने उनके साथ आंख बंद करके आराम से लाइट्स वगैरह ऑफ करके उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि तुम्हारे साथ ये हुआ इस सिचुएशन में, ये हुआ इस सिचुएशन में, तुम ऐसा फील कर रहे हो इस सिचुएशन में, तुम्हारा कोर इमोशन ये है, इसको याद रखो, इस कोर इमोशन को अपना एंकर बनाओ। तो ये जो एंकर होगा ना, ये हेल्प करेगा तुम्हारे उन टाइम में भी जहाँ पे तुम्हारे एक्टर्स से ना मतलब वो कैरेक्टर अंदर घुस नहीं पा रहे हैं या फिर फील नहीं निकल रहा है। तो आपने बस समझा दिया कि भैया ये एंकर है, इसको एंकर को ले के पकड़ के तुम बस ये वाला डायलॉग बोल दो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो वाला सीन बहुत अच्छा निकल आएगा, बट एटलीस्ट इट विल बी correlated to all the scenes that were before that and all the scenes that are coming forward to that. तो वो कोरिलेशन मेंटेन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है शॉर्ट फिल्म के अंदर या फिर किसी भी फिल्म के अंदर कि आपके कैरेक्टर्स या आपके एक्टर्स का बेसिकली अपने जो भी उनका कैरेक्टर आर्क है वो ना एक्चुअली समझ में आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर डायलॉग के साथ जो उसकी पूरी मतलब इमोशंस ही चेंज हो गए, वो सब बोलने का डिलीवरी तरीका ही एकदम बदल गया है। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। दैट इज़ हाउ आई वॉज ट्रेन्ड एज एन एक्टर, दैट इज़ हाउ आई ट्राई टू ट्रेन माई एक्टर्स ऑन माई सेट्स। दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। ओके, चलो अब राइटिंग में पढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस पूरे ओवर एनालाइजिंग एपिसोड के एकदम लास्ट सेक्शन पे, राइटिंग पे। तो बेसिकली जो स्टोरी होती है दैट दसरू इज़ ऑन अ रन बिकॉज ही इज़ फ्रेम्ड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ वानो, who was actually killed by a politician named Phulo Karma, and the whole investigation of this case is being done by an idealistic Inspector Ratnakar, who is following Dasru from Mumbai to Jharkhand, where actually Dasru goes along with his daughter to find some refuge, but finds out that nothing's left over there for him. Once he left that place, the place was burned to ashes by Phulo Karma. His people, his friend circle, his society was crumbled by Phulo Karma, क्योंकि Dasru was one of the perpetrator behind the murder of his son Madhvi. Phulo Karma का जो बेटा होता है उसको मार दिया जाता है दसरू और उसके गैंग मेंबर्स के द्वारा। दसरू एक माओवादी होता है और माधवी एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन का बेटा होता है। माधवी जो होता है वो एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहा होता है ट्राइबल्स को कि आप अपनी वो जो ज़मीन है वो एक्चुअली में बिजनेसमैन को अच्छे दाम पे बेच दीजिए, वरना अगर वो बिजनेसमैन चाहे तो ज़बरदस्ती कौड़ियों के दाम पे वो आपकी ज़मीन हड़प लेगा ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने पूरी जगह को खोद के रख डाला है। वहाँ के गाँव वाले कहते भी हैं कि अब तो ज़मीन लोहा उगता है वहाँ से। उनका घर, उनकी ज़मीन धीरे करके कैसे बिजनेसमैन वगैरह छीनते चले जा रहे हैं। पर इसी सेम वजह से कैसे वहाँ पे अगर आप उसको रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेसमैन वगैरह अपनी फैक्ट्रीज़ ना डालें, वो यहाँ पर आके अपनी इंडस्ट्रीज़ ना सेटअप करें, इस वजह से बिहार का कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे कहीं पे कनेक्शन आ रहा है तो कहीं पे नहीं आ रहा है। खैर, दसरू वापस आता है अपने शहर में, अपने गांव में रेफ्यूज ढूंढने के लिए। वहाँ पे उसका घर तो उजड़ चुका होता। तो आखिर में होता क्या है, पीछे पुलिस भी पड़ी है, फूलो कर्मा भी पड़ी हुई है, घर है नहीं। तो जिस सिस्टम से भाग रहा होता है उसी के पास ही वापस गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगते हुए आता है और कहता है कि उसे बख्श दो। उसके पास एक छोटी बच्ची है, उसके भविष्य के लिए वो गिड़गिड़ाता हुआ वापस आता है। और शायद कहीं ना कहीं यही देवाशीष मखीजा ने ना कोशिश भी करी है दिखाने के लिए कि अगर आप इस पूरी सिचुएशन में, मतलब इसमें कोई भी सही गलत नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे कैसे इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में आपके खुद के पर्सनल एजेंडाज ना डेवलप होते जाते हैं। फूलो कर्मा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी माओवादियों को ख़त्म करने के लिए, उसके बच्चे को माओवादियों ने ख़त्म कर दिया। उसके पास, हमारे दसरू के पास कोई रीज़न नहीं था माधवी को मारने का। वो तो चाहता भी नहीं था मार दे, पर उसकी ज़मीन जा रही थी और वो एक ऐसे गुट का पार्ट था कि अगर साथ में रहा तो उसको माधवी को मारना पड़ेगा या फिर खुद ही माओवादियों के हाथों में मर जाता। वो छोड़ के तो भागा था ना, वो गया छोड़ के भाग के, पर उसका अतीत तो वापस आ ही गया ना। उसने तो कोशिश करी थी ना
कि वो इस पूरे समाज का हिस्सा बन सके, वो एक्चुअली में वो सामाजिक ढांचों का वो पार्ट बन सके। पर क्या हुआ, क्या वो उनके ऊपर रिलाय कर पाए, उसी सामाजिक ढांचे के ऊपर? जब पुलिस उसके पास आई तो वो भागा क्यों पुलिस वालों से? वो उसने तो एक्सेप्ट कर लिया था ना ये इस पूरे सामाजिक ढांचे को, तो उससे भागा क्यों? क्योंकि वो डर गया था। उसे पता था कि कमज़ोर को दबाने के लिए ना लेफ्ट वाले भी आएंगे, राइट वाले भी आएंगे, ये पूरा पूरा सिस्टम दबाने आएगा। तो वो वहाँ से भागा। तो जिस सिस्टम का पार्ट बनना चाहता था वो उससे भी डर के भाग के वापस आ गया। वो यहाँ से भी भाग के चला गया, वो माओवादियों का सिस्टम से भी डर गया, वो बाहर के ये जो दुनिया का सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर, इस सिस्टम से भी डर गया। पर यही तो ये देवाशीष मखीजा दिखाने की कोशिश कर रहे कि जो इंसान डर गया उसके ऊपर ये ढांचा पूरा ढहना चालू होगा। आपको अपनी साइड एक चूज करनी पड़ेगी और आप पूरी ताकत और पूरे बिलीफ के साथ आपको उसके साथ स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये ढांचा सीधे आपको ही दबाने आएगा। ऊपर से तो सब ये एक वो दिख रहा है कि इट्स अ पॉलिटिकल फिल्म, बट नो, इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म। हाउ पॉलिटिक्स इंटरट्वाइन बिटवीन योर own personal matters. People were not fighting for their ideologies in this film. A mother was trying to find vengeance for his son. A father was trying to protect his daughter. And a policeman was trying to follow his duty. He's trying to do the right thing. And that is very personal to him. And this is what a film tries to say. And that's maybe what a good political film always needs to do. That it needs to keep aside its own political agenda. The filmmaker does not really have to say out his own political agenda. मैं मानता हूँ देवाशीष मखीजा के पास अपने कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होंगे, वो लेफ्ट सेंटर, वो सेंटरिस्ट हो सकता है, लेफ्टिस्ट हो सकता है, राइटिस्ट हो सकता है, बट वो अपनी मॉरलिटी अपने कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं थोपता है। एटलीस्ट डायलॉग्स में तो नहीं थोपता है। वो कोशिश करता है कि हमारे कैरेक्टर्स उस जर्नी पे जाए, वो अपने एक्शंस के थ्रू अपनी मॉरलिटी, अपनी आइडियोलॉजी को बताने की कोशिश करता है। ये एक पॉलिटिकल फिल्म हो के भी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड वे ऑफ मेकिंग अ पॉलिटिकल फिल्म, अ प्रोपेगेंडा फिल्म। ना कि आप केरला फाइल्स की तरह बना दो, या फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की तरह बना दो, या फिर आप बना दो एक फुल ब्लोन बायोपिक फिल्म। प्लीज़ ये मत करो, क्योंकि यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजीज़ ना मेकर्स थोपते हैं, डायलॉग्स में बताने की कोशिश करते हो। जब भी आप अपने एक्शंस के थ्रू नहीं बताते हो ना अपनी आइडियोलॉजीज़, आपके कैरेक्टर्स अपने एक्शंस में जस्टिफाई नहीं करते हैं, वो डायलॉग्स में उन्हें बोलना पड़ता है अपनी आइडियोलॉजीज़ को। वहीं पे ही एक प्रोपोगेंडा फिल्म और ख़राब होने लग जाती है, वहाँ पे दिखने लग जाता है। अ गुड प्रोपोगेंडा इज फेड टू द पीपल विदाउट टेलिंग देम दैट इट्स अ प्रोपोगेंडा। दैट्स हाउ यू नीड टू डू योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्रोपोगेंडा इश फिल्म। दूसरी चीज़ जो इस फिल्म की बहुत ही बेहतरीन लगती है मेरे को, द वेरी यूज़ ऑफ मेटाफॉर्स, कि कैसे मेटाफॉर्स का ना जगह जगह पे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया। जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो लकड़ी के ऊपर नेल्स लगे हुए होते हैं, जब दसरू शहर में आ चुका होता है, बम्बई में आ चुका होता है, वहाँ पे वो अपना खाना पकाने के लिए एक लकड़ी के तख्त के अंदर से कैसे कीलों को बाहर निकालता है ताकि उसको जला के वो खाना बना सके। और वही जब वो गाँव में था तो उसी तरह के एक लकड़ी के तख्त के अंदर कैसे वो नेल्स को ठोक ठोक के अंदर डालता है ताकि वो माडवी को उससे मार दे। ये चीज़ है, ये चीज़ ये बताती है कि किस तरीके से क्या सिचुएशन थी और क्या हो चुकी है, कि कैसे एक सेम चीज़ किसी की जान ले भी सकता है, किसी की जान बचा भी सकता है। ये कैरेक्टर्स की सिचुएशन बताता है कि ही यूज्ड टू बी अ वेपन but now he is a family man, and that's a very indirect way of saying, you know, what is the situation of the character. बहुत पसीना आ गया ना, एक मिनट यार। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना यार, 130 सब्सक्राइबर्स हैं, अभी इतना बड़ा यूट्यूबर तो बना नहीं हो कि कुछ एसी वेसी हो। मेरे कमरे में एक स्टूडियो टाइप का सा बना रखा है मैंने, तो वो
होगा यार एक दिन। देखो 130 लोग तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो लेट्स से जिस दिन बड़ा यूट्यूबर बन गया तो भाई ठीक ठाक सेटअप ले लूँगा भाई। एसी होना चाहिए, लगेगा भी तो बिना पंखे वगैरह के एकदम भाड़े की लाइट, भाड़े की भी नहीं है भाई, मारी हुई लाइट्स मारी हुई है मैंने किसी से, लाइट्स जो भी लगी हुई है ना आजू बाजू, ये लाइट्स अभी मारी हुई हैं, ये मारी हुई लाइट से अभी मैंने सेटअप बना रखा है। एनीवेज वे नॉट अबाउट मी, कमिंग बैक टू इट, अनदर मेटाफॉर विच वॉज वेरी करेक्टली यूज्ड इन दिस फिल्म वॉज दिस वेयर द वानो एंड दसरू दोनों लेटे हुए हैं और उनके बीच में जोरम होती है ऐसे झूलते हुए। ये बताता है कि किस तरीके से उनका जो रिश्ता है, ठीक है, वो दोनों ही अपनी तरीके से नाखुश हैं शहर आकर, पर उनको जो जोड़े हुए हैं, उनको जो थामे हुए हैं वो जोरम है। वो पता नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उस शॉट के अंदर कुछ तो बहुत डीप मीनिंग है। आई रियली लव दैट शॉट। और तीसरा जो सबसे अच्छा मेटाफोर मेरे को जो लगा वो था ज़ीशान आयूब का वाला, इंस्पेक्टर रत्नाकर वाला, कि जब वो बेसिकली बिहार में जब जाते हैं तो वो जब रुकते हैं, जहाँ पे वो रुकते हैं पुलिस चौकी में, वो पुलिस चौकी में उन्हें कहाँ ठहराया जाता है, मेंस जेल के अंदर, कि वो एक पुलिस वाला होकर उन्हें कहाँ रहना है, सलाखों के पीछे, जो कि एक मेटाफोर है कि उनकी सिचुएशन क्या है उस पूरी लैंडस्केप में, कि वो एक्चुअली उनको बंद करके सलाखों के पीछे ही रखा जा रहा है, उनको सच से बहुत दूर रखा जा रहा है, उसको वो केस पे एक्चुअली हो के भी नहीं है। वहाँ पे बिहार पुलिस उसको अपने ही तरीके से सल्टाने की कोशिश कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिशियंस, बट ही इज़ बिहाइंड द बार्स बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू डू द राइट थिंग, एंड दिस मेटाफॉर हैज़ कम आउट सो ब्यूटिफुली इन दिस फिल्म। यहाँ से पता चलता है कि भाई जो राइटिंग है ना इस फिल्म की, ये मतलब कहते हैं ना फिनोमिनल राइटिंग क्या क्या होती है बेसिकली, कि वो बिना बोले बिना कुछ करे बस बता देती है कि क्या चल रहा है। वहाँ पे फीलिंग आपके पास बताएं, एज इन अ शॉर्ट फिल्म ना, यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू से आउट एवरीथिंग, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू शो, एंड हाउ कैन यू रियली शो इट, पुटिंग थिंग्स इन योर फ्रेम, मेकिंग योर कैरेक्टर्स डू थिंग्स, feel things, go through situations without using any dialogue, and that can make a very good montage sequence, जहाँ पे वो पूरा जो एक सिचुएशन के थ्रू जा रहा है वो कैसे रिलेटेड है आने वाली चीज़ों से, पहले वाली चीज़ों से, मेटाफोरिकली एक नॉर्मल व्यूअर के दिमाग में ना रजिस्टर भी नहीं करेंगे, बट देखते वक्त ना ये सारी चीज़ें जो कि ग्रैब करके रखती है आदमी को, उस दुनिया से बाहर नहीं लेके जाने देती हैं। और यहीं पे एक अच्छे फिल्म मेकर की और एक एमेच्योर फिल्म मेकर के बीच में एक लकीर खिंच जाती है, क्योंकि एमेच्योर फिल्म मेकर कोशिश ये करता है कि कैसे मैं ये पेजेस निपटा दूँ, जो भी मैंने लिखा है इसको कैसे मैं बोल बोल के सब खत्म हो जाए, एंड रादर देन एक अच्छा फिल्म मेकर कोशिश करे कि उस पेज के अंदर जितना लिखा हुआ है मैं उसके बियॉन्ड भी कैसे चीज़ें दिखा दूँ, मैं उसके आगे भी 4 चीज़ें कैसे दिखा सकता हूँ। एक बड़ी कमाल का फन फैक्ट देना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली में स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, वो ये कि जो ये दसरू होता है और जो अपनी बच्ची को पानी पिला रहा होता है ना, भारत के संविधान के जस्ट नीचे जो एक पिलर के ऊपर, पिलर नहीं क्या कह सकते हैं इसको, एक सीमेंट ब्लॉक के ऊपर जो है भारत का संविधान लिखा हुआ है ना, उसके नीचे एक बाप अपनी बेटी को पानी पिला रहा है। कितना मेटाफोरिकल लगता है ना, बट कमाल की बात है कि ये मेटाफोरिकल हो के भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप झारखंड जाते हो ना तो वहाँ पे जगह जगह पे ऐसे भारत का संविधान लिखा हुआ है सीमेंट ब्लॉक्स के ऊपर। कितनी कमाल की चीज़ है यार। इससे पता चलता है कि हमको कितना ज़रूरी भी है कि अपना भारत का संविधान पढ़ना कितना ज़रूरी है, उसे समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मतलब अगर एक शहर के अंदर जगह जगह पे वो लिखा हुआ है तो उसका कुछ महत्व है। वो शहर चाहता है, ये पॉलिटिशियंस हमारे जो पुराने थे जो अभी के हैं वो चाहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान लोग हैं या फिर जो लोग हैं, इंसान, हर इंसान को ना अपने देश में अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। सो अगर आपको मौका लगता है तो प्लीज़ पढ़िए, आपको कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स मिल सकते हैं अपने फिल्म से रिलेटेड भी, व्यक्तित्व के तौर पे भी, क्या बोलते हैं उसे, और व्यक्तिगत तौर पे भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि हम इसकी राइटिंग से क्या सीख सकते हैं, वो ये सीख सकते हैं कि अपने पर्सनल एजेंडाज़ को रखो। आफ्टर ऑल अगर मैं ये कहूँगा कि एज अ फिल्म मेकर यू कांट हैव अ बायस, ऑफ कोर्स यू विल हैव बायस। वी आर फिल्म मेकर्स, वी आर सपोज टू फील थिंग्स more personal to us
than any other human being because we are artists. समाज को आईना नहीं दिखाते हैं हम, सिर्फ समाज में जो होता है ना पहले हम अब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट एकदम हमारे से रिफ्लेक्ट नहीं कर जाती, वो पहले हमारे अंदर जाती है समाज की वो लाइट और कुछ बदल देती है हमारे अंदर और फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट करती है। पर जो समाज को आईना दिखाने का काम होता है ना, वो ज़ुबान के थ्रू नहीं होना चाहिए, वो कर्मों के द्वारा होनी चाहिए, आपके किरदारों के कर्मों के द्वारा, आपके मोन्टाजेस के द्वारा। क्योंकि एक सूत्रधार आके अगर चीज़ें आके बोल जाएगा तो लोग तो फिर तो नेताओं को ही सुन लेते हैं ना, लोग तो स्पीचेस ही सुन लेते हैं, वो आपकी पिक्चर क्यों देख रहे हैं? लोग अगर आपकी पिक्चर देख रहे हैं तो उनको आप ज्ञान मत दीजिए, आप उन्हें वो दीजिए जो कि आप दे सकते हैं उन्हें, एक अच्छी कहानियाँ, अपने अंदर के जो व्यक्तिगत आपके सोच हैं, आपकी खुद की जो पर्सनल आइडियोलॉजी है उसको अच्छे से वीव करिए अपनी स्टोरी के अंदर, अपने किरदारों के एक्शंस के अंदर, ना कि उनके डायलॉग्स के अंदर। वरना आपकी पिक्चर को कब एक प्रोपोगेंडा फिल्म का करार दे दिया जाएगा और वो एक्चुअली डब्बे में चली जाएगी और सब उसे इग्नोर करेंगे। हाँ, एक दो फिल्म फेस्टिवल वगैरह में आपके दोस्तों के बीच में उसे कहा जा सकता है, ओ माय गॉड आपने बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर दी है। हाँ, मैंने तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बात कर दी है। मैं ऐसे ही समाज को बदलना चाहता हूँ। घंटा नहीं बदल रहे हो तुम समाज को, तो अपने वो, अगर तुम्हारे ग्रुप में अगर वो 4 चवन्नी भर के दोस्त हैं ना जो पूरे टाइम पॉलिटिक्स करते रहते हैं, प्लीज़ उनकी बातें सुनना बंद कर दो, ठीक है? वो तुम्हें एक बहुत बुरा फिल्म मेकर बनाएंगे और तुम्हें ज़िंदगी भर यही लगता रहेगा कि भाई मैं तो पर अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ, मैं तो दिखाना अच्छी चीज़ें चाह रहा हूँ, लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? इंडियन ऑडियंस आर डम्प। नो भैया, इंडियन ऑडियंस आर नॉट डम्प. In fact, they are way too involved in politics and they are way too involved in everything that they do not need one more idea on their face being rubbed. वो हर दिन होता है, हर रात 9 बजे उनको कोई ना कोई न्यूज़ चैनल ला के भैंचो टैंक तोप मिसाइलें बेच रहा होता है बैठ के, उनको उन्हें बता रहा होता है ये देश ख़राब है, वो देश ख़राब है, उनको बेचा जा रहा है, वो हर इंसान वही ले रहा है। तुम आके उनको अपनी सच्चाई अपनी फिक्शनल दुनिया में प्यार से परोस के दो, पिरो कर दो। और यही तो काम है एक अच्छे फिल्म मेकर का, समाज का आईना बनना, एक ऐसा आईना जो कि बोलता कम है, दिखाता ज़्यादा है। चलिए, बाकी ये तो रही हमारा पूरा ब्रेकडाउन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जितना मैंने काट कूट के छोटा कर पाया, बाकी ठीक है यार, यही है। बाकी अब आप लोग बताइए कि अब मैं अगली फ़िल्म कौन सी करूँ, कौन सी फ़िल्म देखूँ, उसका एनालिसिस करूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है भाई, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? बाकी अब से मैं कोशिश करूँगा कि और छोटी छोटी वीडियोस भी आती रहेंगी जिसमें मैं अपनी पर्सनल आइडियोलॉजीज़ बोला करूँगा, बिकॉज दोज आर नॉट फिल्म, सो आई कैन एक्चुअली ब्लेटेंटली से आउट माई आइडियोलॉजीज, माई थिंकिंग एंड एवरीथिंग. You can choose to agree to them, disagree to them and hate it, and you can very passionately hate this video. Go in the comment section, passionately love this video and hate this video. Press a like button, press a subscribe button, press a notification bell, and I'll see you in the next video. Please do comment what next film that I should break down, and that's it. Thank you.